हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सचिन कुमार है। फायर सेफ्टी पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फायर अलार्म सिस्टम में जो लूप होता है, जो वायरिंग होता है, जो तार गया होता है। आज हम लूप की बात करेंगे। लूप कितने दूरी तक जाता है, कितने प्रकार से वायरिंग की जाती है फायर अलार्म सिस्टम की, कौन कौन सी डिवाइस लगते हैं, हूटर की आवाज़ कितनी होनी चाहिए, कितने एरिया में आवाज़ आनी चाहिए, ये सारे चीज़ों पर आज हम डिस्कस करेंगे। आप बने रहिए वीडियो में। दोस्तों, फायर अलार्म एड्रेसेबल सिस्टम में लूप की वायरिंग क्लास ए के हिसाब से किया जाता है। वही कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम का वायरिंग क्लास बी के हिसाब से होता है। दोनों में अंतर यह है कि क्लास ए का वायरिंग इस हिसाब से किया जाता है कि लूप के बीच में कोई तार टूटने पर दूसरी तरफ से लगातार डिवाइस को सप्लाई मिलता रहता है। वही क्लास बी लूप के बीच से कोई तार टूटने पर आगे का डिवाइस बंद हो जाता है। समझे दोस्त? डिवाइस है, कोई डिटेक्टर है, सीरीज में डिटेक्टर लगे होते हैं। एक क्या होता है, इधर से पावर सप्लाई उसको मिल रहा है और बाई चांस बीच में कोई आग लग गया, किसी वस्तु से डैमेज हो गया, वायर डैमेज हो गया, तो उसके आगे का जितने भी डिटेक्टर है, चाहे हूटर है, चाहे जो भी डिवाइस है, वो सारे बंद हो जाते हैं, क्योंकि उनको पावर सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन ए क्लास वायरिंग का मतलब ये है कि उसको दोनों तरफ से पावर सप्लाई मिलना चाहिए। तो एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम जो दोस्तों होता है, उसके अंदर जितने भी डिवाइस लगे होते हैं, क्लास ए के हिसाब से वायरिंग किया जाता है, ताकि उस डिवाइस को दोनों साइड से सप्लाई मिलता रहे। आप देखे होंगे दोस्तों, लूप जो होता है फायर अलार्म पैनल में, लूप से जो तार होता है वो फायर अलार्म पैनल से निकलता है और जितने भी डिटेक्टर हूटर होते हुए वापस उसी पैनल के अंदर आता है। मतलब उसका मतलब यह है कि दोनों साइड से उसको सप्लाई मिलता रहता है। बीच में कोई वायर कट जाता है तो इधर से भी पावर सप्लाई चालू रहेगा, उधर से भी पावर सप्लाई चालू रहेगा। डिवाइस बंद नहीं होगा, लेकिन उसका सिग्नल आपके फायर अलार्म पैनल में ज़रूर दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्लास ए की वायरिंग हुई है। वही कन्वेंशनल पैनल जो होता है दोस्तों, नॉन एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम, उसमें सिर्फ एक साइड से पावर सप्लाई दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्लास बी की वायरिंग। उसको क्या होता है, जितने भी सीरीज में डिवाइस लगे होते हैं, डिटेक्टर लगे होते हैं, उसको पावर सप्लाई दिया जाता है। बीच में कोई वायर कट जाने पे वो डिवाइस सारे बंद हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों इसीलिए कन्वेंशनल पैनल का लूप ज़्यादा लंबा नहीं होता, छोटा ही होता है। 25-30 डिटेक्टर से ज़्यादा उसमें डिवाइस नहीं लगते। वही एड्रेसेबल पैनल में बहुत सारे डिवाइस, बहुत सारे डिटेक्टर लगते हैं, क्योंकि उनमें दोनों साइड से वायरिंग, मतलब पावर सप्लाई देने का सिस्टम होता है। तो दोस्तों समझ में आ गया, क्लास ए वायरिंग जिसको दोनों साइड से पावर सप्लाई मिलता है। क्लास बी वायरिंग सिर्फ वन वे सप्लाई है, टू वे नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब ये आप जो देख रहे हैं पिक्चर के अंदर, एड्रेसेबल फायर अलार्म पैनल क्लास ए वायरिंग, इसमें देख रहे हैं ये जो 3 डिटेक्टर लगे हैं, ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा इसके अंदर, इसको दोनों साइड से पावर सप्लाई मिल रहा है पैनल से। वही कन्वेंशनल पैनल जो क्लास बी वायरिंग है, सिर्फ एक साइड से पावर सप्लाई इसको मिल रहा है। तो वायरिंग का क्लास ए वायरिंग का मतलब ये होता है और क्लास बी वायरिंग का मतलब ये होता है। ये चीज़ आपसे सवाल पूछा जाता है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। आप कहीं एग्ज़ाम में बैठे हैं, कहीं परीक्षा दे रहे हैं, वहाँ पर भी ये सवाल पूछा जाता है फायर अलार्म सिस्टम से रिलेटेड। इसको आप पढ़ लेना, आप इसको समझ लेना। ठीक है दोस्तों, एक लूप की तार की लंबाई
3000 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोस्तों लूप, जो फायर अलार्म एड्रेसेबल सिस्टम की बात कर रहा हूँ, जो लूप जो होता है, जो वायर जो होता है, उसकी लंबाई, उसका लेंथ 3000 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आप सोचेंगे दोस्तों 3000 मीटर मतलब 3 किलोमीटर दूर। हाँ दोस्तों 3 किलोमीटर दूर। दरअसल बिल्डिंग के अंदर, कहीं प्लांट के अंदर वायर जो होता है, डिटेक्टर मान लीजिए 10वीं फ्लोर पे लगा है और आपका फायर अलार्म पैनल नीचे बेसमेंट में लगा है, तो वायर क्या होता है, पूरा ट्रेवल करते हुए 10वीं फ्लोर पे जाता है, घूमते घूमते, फिर वहाँ चक्कर लगाता है। तो उसका एक मैक्सिमम डिस्टेंस है, मतलब एक मैक्सिमम जो है 3000 मीटर से ज़्यादा वायर नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उसमें पावर सप्लाई की जो कैपेसिटी है या फिर बहुत सारे टेक्निकल रीज़न है, वो जैसे कि बीच में वायर ब्रेक होने का, मतलब एक सिस्टम बना है उस हिसाब से होता है, मतलब 3000 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक लूप में, फायर अलार्म सिस्टम के एक लूप में, एड्रेसेबल सिस्टम की बात कर रहा हूँ, एक लूप में 3000 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक लूप की वायरिंग 3000 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना दोस्तों। लूप की तार की साइज 1.5 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। जो लूप देखे दोस्तों, लूप के अंदर जो तार आता है, तार देखे होंगे ना जिससे पावर सप्लाई जाता है, केबल की बात कर रहा हूँ। तो केबल के अंदर जो कॉपर का जो वायर है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसकी जो साइज है वो 1.5 स्क्वायर mm होना चाहिए मिनिमम। स्टैंडर्ड है, मतलब 1.5 स्क्वायर mm होना चाहिए, उससे पतला नहीं चलेगा दोस्तों। क्योंकि काम चलाऊ सिस्टम फायर अलार्म सिस्टम में लागू नहीं होता कि आप काम चला दिए, डिटेक्टर चालू हो गया, नहीं जी। उसका एक सिस्टम, वो टेक्निकल रीजन के कारण वो सिस्टम सभी बने हुए हैं। कितना? 1.5 स्क्वायर mm एक लूप की वायर की साइज, उस तार की साइज 1.5 स्क्वायर mm होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम में डिवाइस की संख्या बनाने वाली कंपनी, मैन्युफैक्चरर्स कंपनी के डिमांड के अनुसार होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक लूप में डिटेक्टर या डिवाइस, ठीक है दोस्तों, एक लूप में डिटेक्टर या और कोई डिवाइस, मॉड्यूल वगैरह जो भी है, पूरी क्षमता से 90% से ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब एक लूप के अंदर जितनी उसकी क्षमता है, 200 डिटेक्टर लगाने की क्षमता है, तो आप 200 डिटेक्टर नहीं लगाएंगे, उसका 90% ही लगाएंगे। 10% सेफ्टी पर्पज से छोड़ा जाता है। ये नहीं कि आप उसके ऊपर 100% लोड दे दें। तो उसके अंदर क्या होता है, वो कंपनी दावा करती है कि हमारे लूप के अंदर 200 डिवाइस लगेंगे, तो आप क्या करोगे, 180 डिवाइस लगाएंगे, 10% उसके लिए स्पेस छोड़ेंगे ताकि हमारा जो डिटेक्टर है वो प्रॉपर काम करे। प्रत्येक लूप को 8 फायर जोन से अधिक विभाजित नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों फायर जोन जो होता है, जोन समझते हैं ना कि जी ये फर्स्ट फ्लोर एक जोन हो गया, सेकेंड फ्लोर दूसरा जोन हो गया, थर्ड फ्लोर तीसरा जोन हो गया। पतली बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, या फिर एक ही फ्लोर, एक ही फैक्ट्री, एक ही प्लांट बहुत सारे स्क्वायर मीटर एरिया में है, तो उसमें क्या होता है, 2-2 हज़ार स्क्वायर मीटर का एक एक जोन बना होता है। तो वो जोन ध्यान देना है आपको दोस्तों कि जो वायर है 8 जोन से ज़्यादा, उस एक लूप में 8 जोन से ज़्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता। एक लूप में सिर्फ 8 जोन को पावर दिया जा सकता है। मतलब एक लूप सिर्फ 8 जोन से होकर के वापस फायर अलार्म पैनल में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों।
एक जोन में या 20 से 30 डिटेक्टर मैनुअल कॉल पॉइंट पर, एक जोन में या 20 से 30 डिटेक्टर मैनुअल कॉल पॉइंट पर आइसोलेटर मॉड्यूल होना चाहिए। आइसोलेटर मॉड्यूल होना चाहिए दोस्तों। जो आइसोलेटर 20 से 30 डिटेक्टर पे एक आइसोलेटर मॉड्यूल होता है, आइसोलेटर मॉड्यूल होता है। आइसोलेटर मॉड्यूल का काम क्या है दोस्तों? कोई फॉल्ट हो, कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए तो वहाँ से आइसोलेट हो जाए, आगे का लूप में दिक्कत ना आए, आगे का लूप बंद ना हो जाए। तो इधर से डिटेक्टर आया 25 से 30 डिटेक्टर लगा, बीच में एक आइसोलेटर लग गया, फिर आगे 25 से 30 डिटेक्टर लगा, फिर बीच में एक आइसोलेटर लग गया। तो बीच में कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, कोई उसके अंदर पावर सप्लाई इलेक्ट्रिकल वाले गलती से जोड़ दिए, उसमें बिजली का पावर सप्लाई जोड़ दिए, तो वहाँ से आइसोलेट हो जाएगा दोनों साइड से। क्यों दोस्तों? क्योंकि फायर अलार्म पैनल के अंदर कोई सप्लाई या शॉर्ट सर्किट से फायर अलार्म पैनल डिस्टर्ब हो सकता है, ख़राब हो सकता है। उसको रोकने के लिए सेफ्टी पर्पज़ से 20 से 30 डिटेक्टर के बीच में आइसोलेटर मॉड्यूल लगाया जाता है। फायर अलार्म एड्रेसेबल सिस्टम की बात कर रहा हूं दोस्तों, ये चीज़ ध्यान देना। आप अपने यहाँ देखना कि हमारे यहाँ आइसोलेटर लगा है कि नहीं। आइसोलेटर मॉड्यूल कई प्रकार का होते हैं, अलग अलग कंपनी कई प्रकार के डिज़ाइन करती हैं। कुछ कंपनियां अलग से आइसोलेटर मॉड्यूल लगाती हैं, कुछ कंपनियां डिटेक्टर का जो बेस होता है उसी के अंदर आइसोलेटर लगा देते हैं। आपको देखने में पता नहीं चलेगा, जो एक्सपर्ट होता है वो पता कर लेगा ये डिटेक्टर है, डिटेक्टर मतलब ये आइसोलेटर का भी काम करता है, उसके बेस में ही आइसोलेटर सिस्टम लगा होता है। ठीक है दोस्तों। फायर अलार्म के लिए साउंडर, हूटर इलेक्ट्रॉनिक होने चाहिए जिसकी रेंज 500 से 1000 हर्ट्ज तक फायर अलार्म की आवाज़ होनी चाहिए। 500 से 1000 हर्ट्ज तक का फायर अलार्म की आवाज़ होनी चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। फायर अलार्म का साउंड लेवल 65 dB मतलब डेसिबिलिटी। फायर अलार्म का साउंड लेवल 65 डेसिबिलिटी के ऊपर होना चाहिए, या फिर परिसर के अंदर साउंड परिसर के अंदर जो फैक्ट्री है उसके अंदर साउंड लेवल जो नॉर्मल साउंड लेवल है उससे 5 डेसिबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए। दोस्तों क्या है कि जो हूटर होता है जो हूटर होता है, फायर अलार्म आने पे जो साउंड बजता है वो उसकी आवाज़ रेंज, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा भोंपू लगा दिए, बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ आया कि कान में आपके दर्द हो गया। आप उसकी भी एक नियम है, एक सिस्टम बना है। 65 आवाज़ की जो नापते हैं डेसिबिलिटी में नापते हैं। आवाज़ जो होता है हूटर जो है 65 मतलब 65 डेसिबिलिटी इतना आवाज़ करना चाहिए, उससे ज़्यादा ना ही उससे कम होना चाहिए कि तो किसी को सुनाई ही ना दे। तो एक सिस्टम, एक नियम बना है कि 65 डेसिबिलिटी तेज़ आवाज़ होना चाहिए। हो सकता है कोई फैक्ट्री है, कोई ऐसा जगह हो जहाँ पे कुछ मशीन वशीन चलने की आवाज़ आ रही है, तो वहाँ पे डिटेक्टर, एक आवाज़ नापने वाला डिटेक्टर आता है, एक डिवाइस आता है, वहाँ का पहले आवाज़ नापते हैं कि वहाँ की आवाज़ कितना डेसिबिलिटी है। वहाँ पे मान लीजिए 70 डेसिबिलिटी आवाज़ पहले से है तो 65 वाला तो सुनाई ही नहीं देगा। तो वहाँ पे आवाज़ लेवल को नापा जाता है कि यहाँ पे हर वक्त इतना नॉर्मल आवाज़ रहता है, उससे 5 डेसिबिलिटी ज़्यादा का हूटर लगेगा। इसका मतलब 70 है, वहाँ पे ऑलरेडी 70 डेसिबिलिटी की आवाज़ है तो 75 डेसिबिलिटी का हूटर लगेगा। और जहाँ पे नॉर्मल है, बढ़िया ऑफिस वगैरह है, वहाँ पे 65 डेसिबिलिटी का हूटर लगेगा। समझ में आ गया दोस्तों? आगे चलते हैं दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा 120 डेसिबिलिटी के ऊपर आवाज़ लेवल नहीं होना चाहिए क्योंकि कान खराब हो सकता है। कोई फैक्ट्री है दोस्तों,
कोई फैक्ट्री है, कोई ऐसा जगह है जहाँ पे मशीन वगैरह चल रहे हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, जैसे मैंने अभी बताया था 90 डेसिबिलिटी का आवाज़ है। आवाज़ का लेवल होता है, कितना तेज़ आवाज़ निकल रहा है, उसको एक डिवाइस से नापते हैं, वातावरण की आवाज़ साउंड लेवल। तो वो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे 120 डेसिबिलिटी से ज़्यादा हूटर नहीं लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे दूसरा सिस्टम लगाएंगे, लेकिन हूटर 120 डेसिबिलिटी से ज़्यादा नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो कान के लिए हानिकारक है। तो 90 है तो 95 डेसिबिलिटी है, नहीं कि आप बहुत ज़्यादा लगा दें। ठीक है दोस्तों, 5 डेसिबिलिटी ज़्यादा लगाएंगे और मैक्सिमम 120 डेसिबिलिटी से ज़्यादा आप नहीं लगा सकते, क्योंकि कानों के लिए वो नुकसानदायक है। वहाँ पे फ्लैशर भी लगा होता है, जहाँ पे ज़्यादा आवाज़ आता है वहाँ पे ईयर मफ लगा के लोग बैठे होते हैं। वहाँ पे क्या होता है, फ्लैशर होता है। हो सकता है आपको आवाज़ सुनाई ना दे, तो साउंड के अंदर फ्लैश का भी व्यवस्था होता है कि आवाज़ नहीं सुनाई देता है, लेकिन वो जब बार बार लाइट जलता है, फ्लैशर आप देखे होंगे, बार बार लाइट जलता है, बुझता है, लाइट जलता है, वो इमरजेंसी का सिग्नल है। जैसे एम्बुलेंस चलता है ओए 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 ओए, तो उसके ऊपर एक लाइट भी जलता है। तो हो सकता है बहुत सारे लोग बहरे होते हैं, उनको सुनाई नहीं देता है, तो उनको वो लाइट देखकर पता चल जाना चाहिए कि इमरजेंसी सायरन है। समझ में आ गया दोस्तों? आशा करता हूँ समझ रहे होंगे आप लोग। परिसर के सभी कंपार्टमेंट में हूटर एमसीपी के व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि परिसर के हर कोने में आवाज़ पहुंच सके। परिसर दोस्तों, कोई फैक्ट्री है, कोई ऑफिस है, कोई भी एरिया जहां पे काम चल रहा है, हर एक कोने में हर एक नियम के अनुसार एमसीपी मैनुअल कॉल पॉइंट और हूटर की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि इमरजेंसी के दौरान कोई मैनुअल कॉल पॉइंट का इस्तेमाल कर सके। इमरजेंसी के दौरान उनको सुनाई दे कि इमरजेंसी इस बिल्डिंग के अंदर, इस फैक्ट्री के अंदर इमरजेंसी हो गई है, उसका व्यवस्था हर एक कोने पे होना चाहिए। फायर अलार्म कंट्रोल पैनल भवन के अंदर कहीं भी कंट्रोल रूम में हो सकता है, लेकिन उसका एक रिपीटर पैनल परिसर के एंट्री द्वार पर होना चाहिए। दोस्तों, कोई फैक्ट्री है, कोई भी ऑफिस हो, फायर अलार्म कंट्रोल पैनल उस बिल्डिंग के अंदर कहीं भी हो सकता है, किसी फ्लोर पे हो सकता है, किसी कंट्रोल रूम के अंदर हो सकता है, बेसमेंट में हो सकता है, लेकिन दोस्तों उसका एक रिपीटर पैनल मेन गेट पे ज़रूर होना चाहिए, जो एंट्री गेट है। जैसे कोई फैक्ट्री है, कोई बिल्डिंग है, जहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी इमरजेंसी में या फिर लोग आएंगे, तो वहीं एंट्री गेट से पता कर लें कि इस बिल्डिंग के अंदर क्या कंडीशन है। फायर अलार्म कंट्रोल पैनल नियम है कि एंट्री गेट पे एक रिपीटर पैनल होना चाहिए, जिसमें सारे लूप का, सारे बिल्डिंग के अंदर का सिग्नल कनेक्टेड होना चाहिए। बिल्डिंग के अंदर कोई भी सिग्नल आए तो मेन गेट, एंट्री गेट पे पता चलना चाहिए, वहीं से उस सिस्टम को देख सके। ठीक है दोस्तों, तो फायर अलार्म कंट्रोल का एक रिपीटर पैनल मेन एंट्री गेट पे ज़रूर होना चाहिए, परिसर के बाहर जो मेन एंट्री गेट है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ थोड़ा लूप के बारे में आप लोग जान गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर और ज़्यादा अच्छा लगा तो मेरे और भी वीडियो बना रखे हैं, उसको भी देखना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। दोस्तों लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।